हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि राष्ट्रपति मुर्मू जी थी, द्रौपदी मुर्मू जी, आपको पता है कि अभी 18 जुलाई को जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ भारत में, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई हैं। उनके जीतते ही ऐसा एक प्रश्न है जो उठने लगा, तो वही आज हम कवर करेंगे कि आखिर क्यों इनके जीतते ही भारत में एक प्रश्न उठने लगा कि भारत में जनजाति के अधिकार क्या होते हैं और वर्तमान में क्या व्यवस्था है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे बातों को। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजों को समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो ये खंड जो मैंने लिया है, भारत में जनजाति अधिकार और राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में चर्चा करेंगे। ये द हिंदू में प्रकाशित मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज इलेक्शन एज द इंडियाज 15th प्रेसिडेंट के बारे में आधारित है, के लेख पर आधारित है। इसमें मेरे इनपुट भी शामिल है। इसमें भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन और भारत में जनजातीय अधिकार के संबंध में चर्चा की गई है। और आभार व्यक्त कर दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इसमें दिखाई जाने वाली सामग्री मेरी नहीं है, ठीक है। मेरे मतलब मैं पर्सनली नहीं कहूंगा, क्योंकि द हिंदू के मैं आर्टिकल्स को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। इसमें दिल्ली की कोचिंग संस्थानों के भी इनपुट हो सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और दैनिक जागरण के सम्मिश्रण हो सकते हैं। इसमें मेरे इनपुट भी शामिल है जो मौखिक रूप से मैं आपसे बताता हूँ। तो संदर्भ मैंने बता दिए कि क्या है जनजाति के आधार पे। तो संदर्भ में क्या है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन सांकेतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे इस पद को धारण करने वाली पहली आदिवासी और जनजाति पृष्ठभूमि वाली पहली व्यक्ति बनी। इसके पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जनजाति से रहा हो और भारत के प्रेसिडेंट बनने तक पहुंचा हो, ठीक है, भारत का प्रेसिडेंट बना हो। भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। इसके पहले आप जानते हैं एक महिला प्रेसिडेंट थी, उनका नाम आप जानते होंगे। उनका नाम आप जानते होंगे, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है। मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुश्री मुर्मू के चुनाव जनजाति सशक्तिकरण की यात्रा में मील का पत्थर साबित हुए। औपचारिक भारत में भारतीय जनजाति वर्ग के दो व्यक्ति को पहली बार विधायी निकायों के लिए चुने जाने के 101 वर्ष बाद देश के सर्वोच्च पद पर इस वर्ग के व्यक्ति का निर्वाचन हुआ। ये एक बहुत ही अच्छा है और एक बहुत ही अनोखा मामला है। हालांकि भारतीय गणराज्य में संस्थापक गण जनजाति लोगों को गैर लाभकारिणी स्थिति से पूर्णता परिचित थे। उन्होंने संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो जनजाति अधिकार से संबंधित है। पुलिस द्वारा उनके उत्पीड़न और दमन और राज्य द्वारा जनजाति स्वायत्तता के प्रति एक सामान्य असहिष्णुता के संबंध में जनजाति कार्यकर्ता के बीच चिंता विद्ध करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि सोर्स कहाँ से है, द हिंदू और दिल्ली की कोचिंगों के बारे में है। अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय के चिन्हित होने के लिए कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? तो गोकुर, यहाँ पे लोकुर समिति है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाया है। लोकुर समिति थी 1965 में आई थी। उसके अनुसार 5 आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। आदिम लक्षणों का संकेत होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच होना चाहिए, भौगोलिक अलगाव होना चाहिए और पिछड़ापन होना चाहिए। ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर जनजाति का निर्धारण किया जाता है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आधारभूत सुरक्षा उपाय कौन कौन से, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत के संविधान में जनजाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342, यहाँ पे 342 लिखा गया है, के माध्यम से शामिल किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 342 शब्द में अनुसूचित जनजाति SC ST का शेड्यूल्ड ट्राइब्स का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनके समूहों के विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान में प्रयोजन के लिए अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूचित जनजाति
क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में से एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे एक चीज और भी है कि 5वीं अनुसूची जो है वो जनजाति के प्रावधान कर रहा है, सलाहकार परिषद के प्रावधान कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक और सुरक्षा उपायों, शैक्षिक और सांस्कृतिक उपायों के बारे में देखेंगे तो अनुच्छेद 15(4) कहता है, या 15 भी कह सकते हो, पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़ों वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है 15(4), ठीक है। और 29 कहता है कि जनजाति या अल्पसंख्यक के लिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने हितों के संरक्षण के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में ऐसा दिया गया। 46 में कहता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशिष्टता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष समाधान से अभिव्यक्ति और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 46 में भी ऐसा राज्य के प्रावधान किया गया है, टीपीएसपी में ऐसा दिया गया है। राजनीतिक सुरक्षा की बात करूं तो 330 के तहत जनजाति की लोकसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। और आपको मैंने इस संदर्भ में 104वें संविधान संशोधन के बारे में आपको बताया है 2019 में, अभी लेटेस्ट ही वीडियो पड़ा हुआ है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और पूरी संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है, उसको भी आप देख सकते हो। 337 में राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में बता रहा है, मतलब 330 और 337 दोनों आरक्षण के बारे में बता रहे हैं। और प्रशासनिक सुधार के मामले में 275 दे रहा है। तो मतलब कई सारे प्रावधान हैं जो जनजाति की व्यवस्था को इस समय व्यवस्थित करते हैं। तो अभी जो एक प्रश्न मेरा ये था कि वर्तमान में क्या स्थिति है, उसका जवाब आपको शायद मिल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए हाल में सरकार द्वारा की गई पहलें क्या है। तो ट्राइफेड एक पहल है, ठीक है, ट्राइफेड है। जनजाति विद्यालयों का डिजिटली परिवर्तन करना, ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास करना। प्रधानमंत्री वन धन योजना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पीएम वन धन योजना के तहत भी इनको लाभान्वित किया जा रहा है, ठीक है। और एकलव्य विद्यालय प्रणाली, विद्यालय एकलव्य आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें जनजाति की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप अगर मेंस के आंसर लिख रहे हो तो भी, और यहाँ पे पीटी के भी प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा चर्चे का विषय रह चुका है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में जनजाति के समक्ष विद्यमान समस्याएं क्या हैं, जनजाति के विकास में कौन से रोड़े आ रहे हैं भारत में, उनके बारे में कहेंगे कि इतने संविधान अनुच्छेद होने के बावजूद भी क्या क्या रोड़े हैं। कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पूर्ण, जैसे जैसे भारत में औद्योगिकरण हुआ, जनजाति आबादी वाले क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की खोज हुई और जनजाति अधिकारों का क्षीण हुआ। क्या होता है, ये प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके ही अपनी जीवन यापन करते हैं। संरक्षित वन और राष्ट्रीय उद्यान के अवधारणा के प्रचलन आने के साथ जनजाति लोगों ने स्वयं को अपने सांस्कृतिक जड़ों से उखड़ा हुआ अनुभव किया। उसके पास आजीविका को कोई सुरक्षा साधन नहीं था। शिक्षा की कमी है, शिक्षा का अभाव है, इनमें शिक्षा बहुत ही कम है। इसलिए जैसे एकलव्य आवासीय प्लान बनाया जा रहा है, आवासीय शिक्षा का प्लान बनाया जा रहा है, वो इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। विस्थापन और पुनर्वास भी इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या देती है कि स्वास्थ्य और पोषण की समस्याओं के संबंधित विस्थापन करते हैं, स्वास्थ्य और पोषण भी है। लैंगिक मुद्दे हैं इनकी, जनजाति के अलग ही मुद्दे हैं, इनमें अलग अलग परंपराएं हैं जिसका हम लोग मतलब हम समझते नहीं है, या भारत की जनता शुरुआत के दौर में नहीं समझती थी और इनका मजाक उड़ाया जाता था, ये भी चीज है। अस्मिता का क्षरण, ठीक है, ये सारी बातें इनके रास्ते में रोड़े की तरह आ जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में जनजाति को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हम बात करेंगे सशक्त बनाने के लिए, इनको मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करके हम इनको मजबूत कर सकते हैं। खाद्य और पोषण सुविधा में सुधार कर सकते हैं। रोजगार और आय के साधन में अधिक हम इनका महत्व कर सकते हैं। आरक्षण लाके इनको रोजगार और आय के सृजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। जल संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे जल का अभाव हो रहा है, शुद्ध जल इनको दे सकते हैं। वाटरशेड प्रबंधन, वर्षा जल आदि की जल बचत प्रणालियों को विशेष बल दे सकते हैं, ठीक है। जनजाति आबादी का समावेशन,
नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ जनजाति आबादी का समावेशन, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये द हिंदू में प्रकाशित एक आर्टिकल से ही मैं ले रहा हूँ, इसमें मेरी इनपुट भी शामिल है, मैंने बहुत ही मेहनत किया हुआ है इस टॉपिक पे। तो आपकी एक लाइक तो बनते हैं भाई, एक लाइक आप चैनल पे बना दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, बहुत मेहनत बनती है भाई इस चीज को बनाने में। देखिए औषधि पौधों की खेती कराने में, ठीक है, समावेशन, जैसे औषधियां हैं, नई नई औषधि हैं, जैसे अगर आप पुराने जमाने में वैद्य प्रणाली को देखा जाए तो औषधि बनाने के लिए बहुत सारी पौधों की जानकारी अभी भी हमको नहीं है और जनजाति लोगों को, तो इनका हम सहयोग ले सकते हैं, औषध के लिए कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार को नए नए नियम लाने चाहिए, इनको निर्यात और आयात में बराबर सुविधाएं देनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, और संरचना विकास करना चाहिए, इनके लिए स्कूल बना दो, इनके लिए घर बना दो, इनके लिए वाटर सेट बना दो, इनके लिए जगह जगह पे स्कूल कॉलेज म्यूजियम वगैरह जो भी हो सके सारी चीजें बनाओ, तो इन पे इनका हम लोगों के प्रति लगाव भी होगा और इनका उत्थान भी होगा। सामाजिक समावेशन करो, समाज में इनके उत्थान के बारे में चर्चा करो। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था कि लोगों के हंसी के पात्र हो जाते हैं, उस पे इनका जोर नहीं हो सकता और चीजें हो सकती हैं। बस आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और लाइक भी कर देना, जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे लाइक कर दीजिए, और शेयर का ऑप्शन दिख रहा है शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए लिंक को, और जिसको देखना होगा वो देखेगा। बहुत ही करंट मुद्दा है, इससे प्रश्न आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो बस आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।